हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आपने जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था वो था राजस्थान का पर्यटन। ये राजस्थान पर्यटन में हमने पढ़ लिया था। इसमें अपने मंदिर पढ़े थे और दुर्ग पढ़े थे और अभ्यारण्य पढ़े थे, उसके बाद उद्यान पढ़े थे। ये अपने पर्यटन पढ़ा था। पर्यटन के बारे में जो पर्यटन संस्था थी उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम उसको मेन जो अंदर से पढ़ाएंगे, उन चीज़ों को मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ये पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे राजस्थान में, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें से आपको टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में मिल जाता है। आप क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में आता ही है इसका। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको ये लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा जो टॉपिक है ये राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूरा करवाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसको आप पढ़ने के बाद आपको एक दो बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इससे बाहर से आपके कोई क्वेश्चन जाने वाला है। जो अभी करंट में जो अभ्यारण्य या उद्यान जो अभी प्रस्तावित किए हैं सरकार ने, उनकी मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। तो अभी जो है जो संस्था है जो 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 पर्यटन जो अपने अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वप्रथम कानून सम्राट अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व बनाया गया था। इसने बनाया, सबसे पहले बनाया था अशोक सम्राट ने। मतलब भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 के एवं 51 के, उनसे में 48 के और 51 के में, कौन से भाग में? 4 में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद टोंक राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने सर्वप्रथम 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सी रियासत थी? वो थी टोंक रियासत, जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब बना था? ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को अपनाया गया था। उसके बाद इस अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया था। क्योंकि 1972 को तो राजस्थान भारत के द्वारा अपनाया गया था और 1973 राजस्थान की सरकार, लेकिन महीना कौन सा था? सेम है, 9 सितंबर 1973 को तो देश के द्वारा अपनाया, भारत के द्वारा, और 1 सितंबर 1973 को राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद वन्य जीव संविधान की संवर्धित सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय है। तो ध्यान रखना, सब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे पास 3 सूचियाँ होती हैं। एक होती है संवर्धित सूची, एक होती है राष्ट्रीय सूची या केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची होता है मतलब आपने जो 3 सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक तीसरी होती है संवर्धित सूची। पहली बार तो केंद्र सूची होती है, उसमें सिर्फ केंद्र को ही उसमें कानून बनाने का अधिकार होता है। दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची में होता है कि इसमें सिर्फ जो कानून बनते हैं वो राज्य के अधिकार होता है उसमें बना। एक होती है संवर्धित सूची। संवर्धित सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही अपना कानून बना सकता है। इसलिए पहले जो वन्यजीव था वो संविधान की संवर्धित सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय था। वन्यजीव के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार था पहले सिर्फ राज्य को ही था, लेकिन अब ये संवर्धित सूची में मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। मतलब ये वर्तमान में संवर्धित सूची का विषय है, लेकिन पहले था ये राज्य सूची का। उसके बाद 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। इसमें तभी इसे राज्य सूची से निकाल कर इसको संवर्धित सूची में डाल दिया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू होने के बाद वन्य जीवों के विषय को राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। तब इस पर नए जीवों की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को की गई थी उस टाइम। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद अभ्यारण्य, उसके बाद आखेट निषेध क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान होता है वो केंद्र के मतलब उसको नेशनल पार्क कहा जाता है, सेंटर के अंडर में होता है, मतलब इसका रख रखाव करती है वो सेंटर करती है। उसके बाद होती है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य होती है वो राज्य के अंडर में होती है, जो उसका रख रखाव राज्य करती है। उसके बाद आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र जो राज्य के अनुसार राज्य के अंडर में होता है। ये भी जो यहाँ पर जो विशेष किसी उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र को घोषित किया जाता है, आखेट निषेध क्षेत्र।
सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अभी 5 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, जिसको जो मैंने आप पिछली उसमें बता दे चुका है। उसके बाद पहला था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में, जो 1980 को बनाया गया था। उसके बाद दूसरा था केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में 1981 को बनाया गया था। उसके बाद दर्रा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा में झालावाड़ में, जो 2012 को बनाया गया था। 4 अभ्यारण्य हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित किया गया है। मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर में, और ताल छपर अभ्यारण्य जो चूरू में, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद में। राजसमंद राज्य का क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यान है। राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान कौन सा? वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद अपना राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में है, जो 28 वर्ग किलोमीटर है। जब सबसे बड़ी बात करते हैं तो ये कर देना, तो ये तो है 28 के पीछे 2 और लगा देना, तो मतलब 282 हो जाएगा रणथंभौर। और अगर छोटी की बात करते हैं तो पीछे से 2 काट देना, मतलब 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य भी राज्य सूची में, राज्य के अंदर में होता है। इसका सरकार राज्य करता है, जो अपने अभी तक अपने यहाँ पर 26 अभ्यारण्य हैं, लेकिन 3 और घोषित कर चुकी है, जिस किचन है। जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है वो है अपने रणथंभौर, जो 1980 में बनाया गया था। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1981 में बनाया गया था। उसके बाद मुकुंदरा स्थाई है, जो 2012 में बनाया गया था। एक दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, जो छोटा झालावाड़ में। उसके बाद मरू राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैसलमेर में, जो कोटा और ये मुकुंदरा हिल्स है, दोनों ये अभी नए बनाए गए हैं। ये बनाया गया था 1980 में। उसके बाद ये बनाया गया था 1981 में। ये बनाया गया था 2012 में। अब ये दोनों बनाए गए थे, ये 2023-24 में ये प्रस्तावित। ये 3 अप्रैल हो गए। वन्य जीव अभ्यारण्य बात करें, अब वर्तमान में अब कितने हो गए? 29, क्योंकि पहले थे 26, लेकिन अब जो 27, 28 और 29, मतलब सोरसेन अभ्यारण्य, किचन अभ्यारण्य और अमीरगढ़ अभ्यारण्य। सोरसेन है वो 12 में, और किचन है वो जोधपुर में, और जो अमीरगढ़ अभ्यारण्य वो भीलवाड़ा में। 3 नए अभ्यारण्य और प्रस्तावित किए गए थे। बात अब आ गए हैं दोबारा यहाँ पर कितने अभ्यारण्य? 3 तो मैं बता चुका हूँ, 26 है। उसमें से 1955 में वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों के उपरांत 5 रियासतकालीन शिकार गाँव क्षेत्रों का अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार जैसे सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, कोटा, वन विहार, केसरबाग। सरिस्का तो अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, दर्रा कोटा में, वन विहार धौलपुर में, और केसरबाग धौलपुर में। सबसे पहले मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है, जो उस टाइम प्रस्तावित था। उसके बाद राजस्थान में भारत का पहला मोर अभ्यारण्य कहाँ पर है? झुंझुनू में प्रस्तावित है। भालू अभ्यारण्य सुंदर माता पर्वत झील भीलमाल जालौर में। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलो झुंझुनू में। उसके गायों का अभ्यारण्य बीकानेर संभाग में। ये सबको गधों का, भालू का, मछली का जो अभ्यारण्य तो अधिकांश सुने होते हैं, लेकिन कई लोगों ने सुना नहीं होता। गायों का भी अभ्यारण्य जो लेकिन बीकानेर संभाग में प्रस्तावित है। सर्प उद्यान कोटा में स्थित है तथा भरतपुर में प्रस्तावित है। उसके बाद राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ पर है? जयपुर में, तथा दूसरा साइंस पार्क झालरापाटन झालावाड़ में। उसके बाद राजस्थान में विभूति पार्क उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला गद्य संरक्षण एवं जोड़बीड़ बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर को देखकर आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, यहाँ पर हमारा उष्ट अनुसंधान केंद्र भी है जोड़बीड़ बीकानेर में। यहाँ पर क्या है? हमारा पहला गद्य संरक्षण क्षेत्र भी जोड़बीड़ बीकानेर ही है। उसके बाद जैसलमेर के सागर वर्ज के क्षेत्र को केंद्र सरकार ने देश का प्रथम चीता अभ्यारण्य घोषित किया है। उसके बाद अपना राजस्थान में कुल 24 पक्षी स्थल है। राजस्थान पक्षी अभ्यारण्य, वडोपल पक्षी अभ्यारण्य, घग्गर नदी क्षेत्र हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। उसके बाद देश का पहला हाईटेक वर्चुअल बर्ड फिश एक्वेरियम उदयपुर में राजस्थान बनाया गया था। उसके बाद उदयपुर के गुलाब बाग में विश्व स्तरीय बर्ड पार्क को स्थापना की गई। गुलाब बाग कहाँ पर है? उदयपुर में, जहाँ पर विश्व स्तरीय बर्ड पार्क की स्थापना की जाएगी। उसके बाद राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अभ्यारण्य मरू उद्यान है, जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद मरू उद्यान, राजस्थान के मरू उद्यान जो मरू उद्यान है अपना जैसलमेर बाड़मेर,
इसका क्षेत्रफल कितना है 3162, ध्यान रखना 31 दूनी 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। जैसलमेर में कितना है 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में कितना है 1862 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का अलवर है, जो 20 जून 2012 को बनाए गए थे। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है मरु उद्यान, जो कितना है 3162 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है सरिस्का है, जिसका क्षेत्रफल कितना 3 वर्ग किलोमीटर। इससे पूर्व सज्जनगढ़ सबसे छोटा अभ्यारण्य था, जो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। राजस्थान में रामसर कन्जर्वेशन स्थल मतलब वेटलैंड कौन सा है, सामर है अपना जो। उसके बाद एक जो वेटलैंड थे अपने, ये तो घना पक्षी बिहार है भरतपुर में, जिसके सामर झील जयपुर में, ये 2 अपने वेटलैंड घोषित किया गया है। अभी तक एक और वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कौन सा है। रामसर कन्वेंशन मतलब आर्द्र भूमि सुरक्षा तथा जैव विविधता के वृद्धि के लिए की गई अंतर सरकारी संधि रामसर संधि के नाम जानी जाती है। इस संधि को 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में स्वीकार किया गया था। यहाँ 1975 में अस्तित्व में आई। राज्य के ऐसे 8 जिले हैं जहाँ कोई वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या राकेट निषिद्ध क्षेत्र, प्रगवन या जंतुआलय को ऐसे कोई भी नहीं है। तो वो क्षेत्र कौन से जिनमें नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कुछ भी नहीं है, वो है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकरम, दौसा। आर्किड निषेध क्षेत्र भी राज्य के अंदर में होता है, जिसका रखरखाव राज्य करता है। राजस्थान में कुल 33 आर्किड निषेध क्षेत्र हैं, जो राज्य के 26,720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के अंदर कौन सा आर्किड निषेध क्षेत्र, वो है अपना संताल। उसके बाद जयपुर में कौन सा है मेला। जोधपुर में कौन सा है डोली। उसके बाद जोधपुर में कौन सी बूढ़ा विष्णु है। जोधपुर में जम्बेश्वर जी है। जोधपुर में डेचू भी है। जोधपुर में सांतिन है। जोधपुर में लोहावट है। जोधपुर में फीट कासनी है। बीकानेर में जोड़बीड़ है। बीकानेर में वैष्णो मुकाम है। बीकानेर में बज्जू है। बीकानेर में दियात्रा है। अजमेर में तिलोरा है। अजमेर में सोकलिया है। उसके बाद अजमेर में गंगवाना है। अलवर में जोड़िया है। अलवर में बटलोत है। नागौर में रोटी नागौर में जरोदा है। जैसलमेर में रामदेवरा। जैसलमेर में उज्ज्वला है। उदयपुर में बागदरा है। चित्तौड़गढ़ में मैनाल है। कोटा में सुरसन है। बूंदी में कनक सागर है। बाड़मेर में धूरी मन्ना है। पाली में जवाई बांध है। चूरू में जसवंत कोटसर है। जालौर में सांचौर है। टोंक में रानीपुरा है। सवाईमाधोपुर में कुंवारजी है। सबसे पहले कहा था सबसे छोटा कौन सा है, जो आर्किड निषेध क्षेत्र, वो है अपना बूंदी का कनक सागर। जो सबसे बड़ा आर्किड निषेध क्षेत्र है वो है अपने चूरू में जसवंतगढ़ कोटसर। उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा आर्किड निषेध क्षेत्र कौन सा है, कोटसर जसवंतपुर चूरू में है। और सबसे छोटा कौन सा है, कनक सागर बूंदी में। राज्य में सर्वाधिक आर्किड निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो जोधपुर में, जो 7 आर्किड निषेध क्षेत्र स्थित है। राज्य में जैविक उद्यान वो है तो बायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव को रखने के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है। इस राज्य में अपने यहाँ पर अभी तक 4 जैविक उद्यान बन गए। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर में, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान वो भरतपुर में, माचे जयपुर उद्यान वो है जैविक उद्यान वो है जोधपुर में, और वेड़ा जैविक उद्यान वो कहाँ है, कोटा में। उसके बाद राजस्थान में 5 जंतुआलय, मतलब यह जू कहते हैं जंतुआलय, यानी जू चिड़ियाघर है। तो जयपुर जंतुआलय, जिस जंतुआलय की स्थापना कब की गई थी, 1876 में। इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा रामनिवास बाग जयपुर में की गई थी। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन जंतुआलय है। ये जंतुआलय बाघ तथा मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 मतलब जयपुर की गई थी 1876। 2 साल बाद जस्ट उदयपुर की गई थी, 1878 में हुई थी। ये जंतुआलय उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है। तो गुलाब बाग में विश्व स्तरीय जो बर्ड पार्क भी है, वो भी गुलाब बाग में, जो गुलाब बाग की जो स्थापना हुई थी वो थी 1878 में। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना ये हुई थी 1922 में, और जोधपुर जंतुआलय की स्थापना ये हुई थी 1936 में। जोधपुर जंतुआलय गोडावण के प्रजनन में पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। कोटा जंतुआलय इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है। कौन सा, कोटा। मैं आपको 5 जंतुआलय बता चुका हूँ। सबसे पहले जंतुआलय था अपना जयपुर जंतुआलय, जो 1976 में बना था सबसे पहले।
उसके बाद जंतुआलय आया था अपना उदयपुर का, जिसको राम निवास बाग कहा जाता है, वो गुलाब बाग में, जो अपना 1978 का, वो 1876 का कौन सा, जयपुर का, 1878 कौन सा, उदयपुर का। उसके बाद आया था अपना बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय उसको 1922 का है, जो 1922 का है, वो बीकानेर जंतुआलय। उसके बाद आया था अपना जोधपुर जंतुआलय, जो 1936 का है। और जो 5वां जंतुआलय वो है अपना कोटा जंतुआलय, जो 1954 का है। ठीक है। राज्य का छठा जो जंतुआलय वो बना, वो जयपुर में, वो अजमेर में प्रस्तावित है। राज्य का पहला वर्ल्ड क्लास व जू नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। मृगवन क्या होते हैं? मृगवन वो होते हैं जहाँ पर हिरणों का अधिकांश मृग होता है, हिरण कहते हैं मृगवन। जहाँ पर हिरणों को रहन सहन और खान पान की व्यवस्था की जाती है, वो होती है मृगवन। जो अभी तक अपने 7 मृगवन है। सबसे पहला कौन सा है? वो सज्जनगढ़ मृगवन है, जो कहाँ पर, उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, जो उसकी स्थापना 1969 में की गई थी। उसके बाद अशोक विहार मृगवन, जो जयपुर में, उनकी स्थापना 1986 में की गई थी। उसके बाद संजय उद्यान मृगवन, ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो जयपुर वाले इसकी दोनों की कौन सा? अशोक और संजय, दो नाम ध्यान रखना, अशोक नाम का लड़का, संजय नाम का लड़का, दोनों कहाँ पर रहते हैं? जयपुर में, जिसके डेट ऑफ बर्थ कितनी? 1986। एक है महाजय सफारी मृगवन, यह जोधपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और केजड़ली अमृतद्वीप मृगवन, जो जोधपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को। इस मृगवन की प्रमुख विशेषता मरु लोमड़ी व विश्व का एकमात्र लगने वाला वृक्ष मेला, केजड़ली अमृतदेवी मृगवन जोधपुर की विशेषता है। उसके बाद आती है अपने पंचकुंड पुष्कर मृगवन अजमेर में, जो माचा सफारी पार्क देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है। और दूसरी बात मेन आती है अपनी यात्रा आती, सबसे मेन चीज़ वो होती है बाघ परियोजना। इस परियोजना का जनक उसको कहा जाता है कैलाश सांकला कहा जाता है, जो जोधपुर के निवासी माना जाता है। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांकला ने बाघों के लिए 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तक है वो है द टाइगर एंड रिटर्न ऑफ द टाइगर। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। 1978 में सरिस्का में की गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय सरिस्का में की गई थी, उसके बाद की गई थी दर्रा अभ्यारण्य में, जो 2013 में की गई थी। उसके बाद भारत में विश्व में सर्वाधिक बाघों वाला देश कौन सा? भारत है विश्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के 14 चक्र के परिणाम अंतर्राज्यीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। मुझे ध्यान रखना, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2019 को जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 29,967 हो गई है। वर्ष 2014 में इनकी संख्या कितनी थी? 2226 थी। इस प्रकार 741 की संख्या के साथ बाघों की कुल संख्या कितनी? 33% बढ़ चुकी है। उसके बाद आता है अपना ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। यहाँ बाघों की कुल संख्या कितनी है? 526 है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड बाघों की संख्या के मामले में दूसरे से तीसरे स्थान पर है। यहाँ बाघों की संख्या क्रमशः 524 से 442 है। राजस्थान बाघों की संख्या में वृद्धि हुई तथा यहाँ बाघों की संख्या 45 वर्ष 2014 में बढ़कर कितनी हुई? तो 69 हो गई थी। देश में बाघों की वृद्धि के साथ ही भारत में बाघों की संख्या दोगुनी करने की सेंट पीटर्स घोषणा पत्र की प्रतिबद्धता को वर्ष 2022 की सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया था। 14वीं एशियाई शेर गणना 2015 में इसके अनुसार कुल एशियाई शेर कितने थे? 523 थे। सर्वाधिक एशियाई शेर कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में। यह गणना हर 5 वर्ष में होती है। जो बाघ गणना की विधि है जो अपने बाघ को गणना की जाती है, बाघ गणना 3 प्रकार से की जाती है। जो 3 प्रकार में, एक कैमरा ट्रैप द्वारा, दूसरे डीएनए द्वारा और तीसरा है पगमार्क द्वारा। कैमरा ट्रैप में क्या होता है? इसमें जंगल में स्वचालित होते हैं, जो अपने आप खुद चलते रहते हैं, कैमरा लगे होते हैं, जिसमें बाघ सामने गुजरता है तो उसकी फ़ोटो खिंच जाती है। डीएनए की बात करते हैं। डीएनए तकनीक इस विधि में अन्य जीवों के शरीर के किसी भी हिस्से से डीएनए जांच की जा सकती है। उसके बाद पगमार्क विधि। इस तकनीक में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल करके पगमार्क को निशान लिए जाते हैं। अगले चीज़ है अपने राज्य में संरक्षित क्षेत्र में कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व कितने अपने देखना कितने यहाँ पर? अभी 11 है फिलहाल तो।
जो कहाँ पर है, बिसलपुर कहाँ पर है, टोंक में। जोड़बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर में। उसके बाद सुंडा माता कहाँ पर है, जालौर में। गुड़ा विष्णु कहाँ, जोधपुर में। शाकंभरी कहाँ, शिखर झुंझुनू में। भीड़ कहाँ, झुंझुनू में। गोलेलाव कहाँ है, गोबेलाव नागौर में। रोटू कहाँ है, नागौर में। अम्बेडगंज कोटा में। जुआई बांध पाली में। और बांसिया केतली झुंझुनू में। अगली चीज़ है, अगला राजस्थान के अभ्यारण्यों के नाम। राजस्थान क्षेत्रफल एवं जिले। क्षेत्रफल को तो अपने पूछता नहीं है, आपको नई स्थापना पूछता है, डायरेक्ट पूछता है आपसे, तो जब अभ्यारण्य कौन जिले में। तब मैं आपको यही याद करवाता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन जिले में। जैसे राष्ट्रीय मृग उद्यान, कहाँ पर है, जिसमें तो बाड़मेर में। उसके बाद सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है, अलवर में। उसके बाद सज्जनगढ़ जैव वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है, उदयपुर में। उसके बाद ताल छापर अभ्यारण्य, कहाँ पर है, चुरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में, पाली व उदयपुर में, जो लोमड़ियों के लिए प्रजनन स्थल कहलाता है। उसके बाद रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है, बूंदी है, जो सांपों के लिए सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। उसके बाद फुलवारी के नाल कहाँ पर है, उदयपुर में। उसके बाद सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह प्रतापगढ़ में, नॉर्डन गिलेरी पाई जाती है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो सिरोही में, जो सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा, बुनी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में, जहाँ पर घड़ियालों की प्रजनन स्थली है। भैंसुरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, जिसको राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है, भैंसुरगढ़ को। उसके बाद वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बारां में। वनस्पति वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा में। उसके बाद जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये उदयपुर में। उसके बाद नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर है, नाहरगढ़, जयपुर में। उसके बाद बंदबारेटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वह भरतपुर में। उसके बाद केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, करौली, सवाईमाधोपुर में। उसके बाद रावली टोडर अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर, पालीतर, राजसमंद में। उसके बाद सवाईमाधोपुर में। उसके बाद रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में। उसके बाद केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर में। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में। उसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में। खासियत दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सा जीव कितना खास वन्य अभ्यारण्य है, वो कितना खास है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसकी। सबसे पहले गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह बीकानेर में। गजनेर अभ्यारण्य क्यों फेमस है, क्योंकि यह अभ्यारण्य बटवाल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बटवाल पक्षी को रेत का तीतर भी कहा जाता है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सैंडगाउन है। ये गजनेर झील है। इस गजनेर झील को अपन सीसा नाम से भी कहा जाता है कुछ। इससे कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इस अभ्यारण्य में जेठा बूढ़ा पीर शाह की दरगाह स्थित है। और दूसरा आता है अपना मरुद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर में। मरुद्यान में ये फेमस क्योंकि ये उद्यान राष्ट्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर है। 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में 18 करोड़ वर्ष पुराने आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क मिले थे। इस अभ्यारण्य में राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH-15 है, गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी, 875 किलोमीटर। इसकी राजमार्ग 15 की लंबाई है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इसकी लंबाई कुल कितनी, 649 किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले विषैले सर्प है, कौन सा है, पीयूना, कोबरा, रेसल पाइपर है, स्कैंडर पाइपर है, स्टैंड वाइपर है, तथा सांडा भी देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक गोडावण देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में मरुद्भिद वनस्पति पाए जाते हैं, जिसको जीरोफाइट कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में टिड्डियों के दल देखे जा सकते हैं, क्योंकि यह पाकिस्तान में उधर से अपने टिड्डियों के हमले होते हैं, वो अधिकांश इधर साइड से होते हैं, तो यहाँ पर टिड्डियों के दल देखना आज काम बात है। उसके बाद यहाँ पर पानी को एकत्र करने के लिए भूमिगत पाइपों के माध्यम से टैंक के एक जाल का निर्माण किया जाता है, जिन्हें गजलर क्या कहा जाता है, गजलर, ध्यान रखना। उसके बाद आता है माउंट आबू कहाँ है, सिरोही, सबसे ऊंचा जो एक अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य में यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है, क्योंकि माउंट आबू सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर यह अभ्यारण्य भी ऊंचाई होगा। विश्व में केवल एकमात्र
इस अभ्यारण्य में डिप्टिलिप्टेरा आबुएंसिस है, क्योंकि ये एकमात्र विश्व में आबू अभ्यारण्य है वहीं पर ही पाई जाती है, इसलिए इसमें नाम से क्या जुड़ा हुआ है, आबू जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका नाम है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस वनस्पति देखने को मिलती है। इसके पुष्पों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कारा कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में यूफ्रेसिस नामक सुंदर छिपकली देखी जा सकती है। बड़ा छिपकली कहाँ पर है, सीता माता में, लेकिन यूलेफ्रिस नामक सुंदर छिपकली देखी जा सकती है। इस अभ्यारण्य में नक्की झील है तथा जो ग्रासियों का कुंभ कहा जाता है, ग्रासियों का हरिद्वार कहा जाता है नक्की झील है, क्योंकि नक्की झील में ही ग्रासी जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन करती है। और इसको कहा जाता है कि नक्की झील है वो देवताओं के नाखून से बनाई गई है, जो सबसे ऊंची झील है, और इस झील का जो पानी है वो सर्दियों में जम जाता है। ये इसकी खासियत है। नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची झील है, उसके बाद चोटी गुरु शिखर, जो जिसकी ऊंचाई कितनी 1722 मीटर है, जो देखने को मिलती है यहाँ पर। ऐसे सरकार द्वारा आबू औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई। इसमें आबू में की गई औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना आबू में की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत प्रकार के औषधीय पादप पाए जाते हैं। इसके बाद माउंट आबू पेयजल आपूर्ति। इसके बाद माउंट आबू की पेयजल आपूर्ति के लिए 1942 में कोडरा बांध का निर्माण किया गया था। किसके किया गया था, कोडरा बांध कब किया गया था, 1942 में। क्यों किया गया था, माउंट आबू पेयजल आपूर्ति के लिए। उसके बाद जो वन्यजीव अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो कोडरा बांध है, यहाँ से आप उनको वन्यजीव का अवलोकन आराम से किया जा सकता है। उसके बाद सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर में। क्षेत्रफल में ये राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, क्योंकि सबसे पहले यही था, लेकिन जो एक और अभ्यारण्य बना था उसके बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। उसके बाद जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर में। ये अभ्यारण्य जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में मुख्य जीव कौन सा है, बघेरा जीव है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में जयसमंद झील स्थित है। इस झील को देवर झील के नाम से भी जाना जाता है। शीतकाल में 142 प्रजातियों के पक्षी आते हैं यहाँ पर। जो कैला देवी अभ्यारण्य यह तो हो गया अपने 112 प्रजाति के पक्षी आते हैं। दूसरा अभ्यारण्य आता है अपने कैला देवी अभ्यारण्य करौली में। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक धूप के वृक्ष देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य को डांग लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डांग की रानी करौली को ही कहा जाता है। जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर में। इस अभ्यारण्य जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। ये इस अभ्यारण्य में कपिल देव द्वारा निर्मित जम्बुआ माता का मंदिर तथा रामगढ़ व हवा होद नामक 2 झीलें स्थित। कौन कौन सी झीलें, रामगढ़ व हवा होद है झीलें स्थित। और कौन सी माता मंदिर है, जम्बुआ माता का मंदिर भी है। उसके बाद यह अभ्यारण्य नीलगाय व लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फुलवारी के नाल कहाँ पर, उदयपुर है। वर्ष भर फूलों से ढके रहने के कारण इस अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहा जाता है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, जो ह्यूमन होता है उसकी जो शरीर होता है उसकी जो आंतरिक अंगों की जो संरचना होती है उसको देखने के लिए जो आंतरिक अंगों के जो संरचना को जो दिखाया जाता है उसको एनाटॉमी संरचना कहा जाता है। मतलब ह्यूमन जो एनाटॉमी पार्क बनाया जहाँ पर। इस अभ्यारण्य में सोम, मानसी और बाकल 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन सी, सोम, मानसी और बाकल का। कौन सी में से होता है, फुलवारी के नाल में से। उसके बाद ये अभ्यारण्य महाप्रताप कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके कर्मस्थली के रूप में ये महाप्रताप कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य के पास मेहंदी बांध का निर्माण भी कहा गया। कौन सा, मेहंदी बांध का निर्माण भी कराया गया है। कहाँ पर, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के पास। कौन सा बांध, मेहंदी बांध। अगला अभ्यारण्य आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, पाली, राजसमंद में। यह अभ्यारण्य उदयपुर, पाली व राजसमंद तीनों जिलों के फैला है। यह अभ्यारण्य भेड़िए की प्रजनन स्थली व लोमड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में रणकपुर के जैन मंदिर देखे जा सकते हैं, जो मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर के नदी किनारे कौन सी नदी है, वो है अपनी मथाई नदी है। मथाई नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, वो रणकपुर जैन मंदिर, जिसको कुंभों का वन कहा जाता है। और इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग, परशुराम महादेव का मंदिर स्थित है। इस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष देखे जा सकते हैं। कौन से में, कुंभलगढ़ में। जंगली धूसर
मुर्गे भी इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। जंगली मुर्गे कहाँ पर थे? वो जंगली मुर्गे थे अपना माउंट आबू सरोवर में, लेकिन जो दूसरे मुर्गे कहाँ पर है वो है अपना कुंभलगढ़ में। उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। यह अभ्यारण्य नीले रंग की उड़न गिलेरी का रंग कौन सा? पीला रंग है, जो कहाँ पर पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उड़न गिलेरी को वैज्ञानिक नाम कहा जाता है रेड फ्लाइंग स्क्वेरल कहा जाता है, जो पेटोरिस्टा एल्विवेंडा कहा जाता है। उड़न गिलेरी महुआ वृक्ष पर देखी जा सकती है। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष में से शराब बनाई जाती है। उड़न गिलेरी की स्थानीय भाषा में मसोवा, वो क्या कहा जाता है? मसोवा कहा जाता है। उड़न गिलेरी दिन में महुआ वृक्ष के पोटरों में छिपी रहती है एवं रात्रि में बाहर निकलती है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में खड़मोर देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य में लवकुश नामक झरने देखे जा सकते हैं। क्योंकि सीता माता है तो आम बात है, तो लवकुश तो यहाँ होंगे। और चीतल व चौसिंगा इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। चौसिंगा को स्थानीय भाषा में भिंडल कहते हैं। हिमालय के पश्चात भारत में सर्वाधिक जड़ी बूटियों इस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। इस अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर स्थित है, जहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। करम मोचनी नामक नदी का उद्गम इस अभ्यारण्य से होता है। कौन सी का? करम मोचनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीता माता अभ्यारण्य से होता है। इस अभ्यारण्य में सीता माता, जाखम, करमाई, बूंदो, नालेश्वर नामक 5 नदियों का संगम होता है। कौन सी? सीता माता, जाखम है, करमुई, बूंदो एवं नालेश्वर है। उसके बाद अगला अभ्यारण्य वो है बस्सी अभ्यारण्य हमारा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। यह अभ्यारण्य चीतलों के चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ओराई और ब्राह्मणी नदी का कहाँ से होता है? बस्सी अभ्यारण्य से, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ देखी जा सकती है। अगला है अपना भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। ये इस अभ्यारण्य में पास में कौन सी नदी पाई जाती है? ब्राह्मणी में चंबल नदी मिलती है। यह अभ्यारण्य तेज तरार व नुकीले घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य का मुख्य जीव कौन सा भाग है? इस अभ्यारण्य के पास कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात स्थित है। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में कौन सा मानदेसरा का पठार भी स्थित है। उसके बाद अगला अभ्यारण्य आता है घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? कोटा में। यह अभ्यारण्य घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में गांगोसूस नामक शर्मिला जीव देखने को मिलता है। अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। क्योंकि चंबल नदी होती है वो जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है, तो आम बात है कि जिसके ऊपर जो अभ्यारण्य आएंगे वो तो सीमा बनाएंगे। उसके बाद जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। यहाँ पर कोटा बांध, येपरनाथ का मंदिर एवं गराड़िया महादेव मंदिर स्थित है। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। यह सांपों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष देखे जा सकते हैं। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर? धौलपुर में। राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 इसी से गुजरता है। कौन सी से? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर से निकलता है। कौन सा? NH 3 निकलता है। इस अभ्यारण्य को श्याम सागर अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बंदवारेटा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। बंदवारेटा बांध भी भरतपुर में ही, इसलिए बंदवारेटा अभ्यारण्य भी भरतपुर में है। यह अभ्यारण्य जरकों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर भी परिंदे मतलब पक्षियों का घर भी कहा जाता है। इसके इस अभ्यारण्य का मुख्य पक्षी कौन सा है? बयाना पक्षी है। इसी का नाम पर ही बयाना एक जगह भी है अपना भरतपुर में। इस अभ्यारण्य का नाम बंदवारेटा बांध के नाम पर ही रखा गया है। इस बांध की आकृति दूर से देखने पर समुद्री जहाज की तरह दिखाई देती है। उसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह अपने सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। जो ये अभ्यारण्य जो हरे कबूतर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये हरे कबूतर मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन जो अलवर है वो उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है। तो हरे कबूतर ये आमतौर पर अलवर में भी आ जाते हैं। स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है, जो ज़मीन पर अपने कदम कभी नहीं रखता। ये हरे कबूतर पाए जाते हैं जो वर्तमान में अजमेर तलोनिया में पाए जाते हैं। उसके बाद बाघों के शिकारी संसार चंद्र कालिया बाबरिया है, जिसको बाघों का शिकारी कहा जाता है। राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट को जो चलाया गया था वो इसमें सरिस्का अभ्यारण्य में चलाया गया था। उसके बाद विश्व में बाघ शिफ्टिंग करने वाला प्रथम अभ्यारण्य है, जिसमें
रणथंभौर के बाद बाघों को लाकर रखा गया है। कौन से में? सरिस्का अभ्यारण्य में। इस अभ्यारण्य का मुख्य जीव कौन सा? बाघ। इस अभ्यारण्य में पांडुपुर हनुमान जी सैन्य मुद्रा में स्थित है, जो भर्तृ की तपोस्थली है। ताल वृक्ष मंदिर व नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है। यह अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण के मध्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक मोर इस अभ्यारण्य में स्वर्णिम त्रिकोण के मध्य स्थित है। भारत में सर्वाधिक मोर इस अभ्यारण्य में देखी जा सकती है। इस अभ्यारण्य में नेड़ा के प्रसिद्ध क्षत्रिय नारायण का मंदिर है, गडराजोर का जैन मंदिर है, कांकड़वाड़ी का मठार है, क्रास का पठार है। इस अभ्यारण्य में आरटीडीसी का होटल टाइगर डेन स्थित है। आरटीडीसी होती है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, जिसने हर एक ज़िले में अपने एक होटल को चयनित कर रखा है, जिसको आरटीडीसी का होटल कहा जाता है। जो अलवर में जो आरटीडीसी का होटल है वो है कौन सा है? टाइगर डेन स्थित है। इसकी खास बात यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में इसके भाई कौन से? दारा शिकोह को यहाँ काकनवाड़ी के किले में कैद रखा गया था। उसके बाद अपना जो मेन आता है एक अभ्यारण्य आता है, वो नारगढ़ अभ्यारण्य, कहाँ पर? जयपुर में। यह अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में देश का दूसरा व राज्य का प्रथम जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क 2007 में स्थापित किया गया था। इस अभ्यारण्य में भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी खोला गया। बियर रेस्क्यू मतलब तीसरा, जो बियर रेस्क्यू मतलब भालू का रेस्क्यू सेंटर खोला गया था। ताल छपरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य कृष्ण में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों की गणना वाटर होल काउंट पद्धति के आधार पर मई माह में पूर्णिमा के दिन की जाती है। जो हर साल की जाती है वो की जाती है मई माह में, पूर्णिमा के दिन आती है, उस दिन की जाती है। कौन सी पद्धति से की जाती है? वाटर होल काउंट पद्धति के आधार पर। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी देखे जा सकते हैं। कौन से में? छापर में। कुरंजा पक्षी भ्रमणशील पक्षी होते हैं। और जोधपुर की फलौदी तहसील का खिचड़ गांव कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें टांडा भी पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली घास कौन सी? माचिया घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटंडस। इस घास को स्थानीय भाषा में मोतिया घास के नाम से जाना जाता है, जिसके नीचे एक छोटा सा गोल साक, मीठा साक, वो गुठली सी बनी होती है आकार से, जिसको खाने पर दूध से निकलता है, उसमें उसको कहते हैं मोतिया घास, जो अधिकांश बरसात के टाइम में, सर्दी के टाइम में आपको मिलती है। मोतिया घास काले हिरणों की मनपसंद घास है। इस अभ्यारण्य में सारे भूमि में उगने वाली मुलाना झाड़ी देखने को मिलती है। इस अभ्यारण्य में गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली स्थित है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में खारे पानी की झील ताल छापर, कौन सी? ताल छापर झील स्थित है। और इसी अभ्यारण्य हैं तो इस क्षेत्र में राव जोधा के पुत्र राव बिगा ने अपना निवास स्थान बनाया था, इसलिए यह क्षेत्र विद्यावाटिक नाम से जाना जाता है। ताल छापर से 12 किलोमीटर दूर राव बिका द्वारा बसाया गया विदसर कस्बा आराम बिका की कर्मस्थल एक रहा है। राव बिका की छतरी ताल छापर के समीप गोपालपुरा गांव में बनी हुई है। दावाडोली अभ्यारण्य कहाँ पर है? जोधपुर में। जो इस अभ्यारण्य में 3000 काले हिरण देखे जा सकते हैं। रावली टोडगर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अजमेर, पाली, राजस्थान, राजसमंद में। इस अभ्यारण्य में नीलगाय देखी जा सकती है। इस अभ्यारण्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जो राज्य के 3 संभाग अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में फैला हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक ये आज का पार्ट यहाँ तक रहेगा, और आगे जो रामगढ़ विषधारी और अन्य जो अभ्यारण्य हैं उसको हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आपको कैसी लगी यहाँ तक की वीडियो? जिसको पसंद आई है वो हमारे चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।